मित्रों सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आज आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूँ। आज का हमारा मुद्दा है देवरिया में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर हम आप सभी के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। देवरिया की घटना को लेकर के अक्सर सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के ज़्यादातर बहस छिड़ी हुई है कि एक तरफ यादव मारा गया है और दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवार मारा गया है। एक ब्राह्मण परिवार जिसमें 2 बेटियां, 1 बेटा और पत्नी मार दिए जाते हैं। ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा जनसैलाब इस बात को कह रहा है कि ब्राह्मण परिवार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वहीं यादवों की ओर से भी एक दलील दी जा रही है कि इस ब्राह्मण परिवार ने सबसे पहले यादव को मारा। यादवों का अपनी ओर से यह कहना है कि शुरुआत ब्राह्मणों ने की, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि शुरुआत ब्राह्मणों ने नहीं की, शुरुआत प्रेम यादव ने की, जो कि पहला मृतक है। सुबह 5 बजे का समय है। दबंग किस्म का प्रेम यादव, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, जिसकी प्रवृत्ति ही जमीनों पर कब्जा करने की है, जो एक नहीं सैकड़ों लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसकी प्रवृत्ति ही है, जो कि वो अन्य लोगों की, दबे कुचले लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है, उन्हें दबाव देकर के उल्टे सीधे रेटों से लिखवा लेता है। कम पैसा देना, दबाव बनाना, ज़मीन पर कब्जा करना, इस तरीके की उसकी प्रवृत्ति पूर्व में चली आ रही है। इसका कोई ऐसा नहीं कि ये पहला ब्राह्मण परिवार यही केवल आरोप लगा रहा है। विभिन्न जातियों के लोग इस बात का साक्ष्य और प्रमाण देने को तैयार खड़े हैं, जिनमें यादव खुद हैं, उसके सताए हुए यादव परिवार के लोग भी हैं। लेकिन विषय यहाँ पर ये नहीं है। 5 बजे सुबह सुबह जब प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर जाता है, जैसा कि बताया जा रहा है, सत्य प्रकाश दुबे के घर में जाकर के कहता है कि हमने आपके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे की पूरी ज़मीन खरीदी है। अब हमने, चूंकि उनकी ज़मीन खरीदी है, ज़मीन पर हमारा पूर्णतया कब्जा है, जो कि हमारे आपके बीच का विवाद था वह समाप्त हो चुका है। अब हमको आपके घर में भी बंटवारा चाहिए, जिसका विरोध सत्य प्रकाश दुबे के द्वारा किया जाता है। सत्य प्रकाश दुबे ने कहा कि आपने ज़मीन खरीदी होगी तो आपका ज़मीन पर कब्जा भी है, लेकिन आपने घर नहीं खरीदा है और ना ही घर की कोई आपके पास लिखा पड़ी है। जब आपके पास घर की कोई लिखा पड़ी नहीं है तो आप घर पर कब्जा करने के लिए क्यों आए? यानी कि इस तरीके से आपस में बहस शुरू होती है। जब बहस शुरू हुई तो उसी बीच में दबंग किस्म का प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे के ऊपर हाथ छोड़ देता है, मारपीट करने लगता है। मारपीट जब हो रही है, उसके बच्चे और उसकी पत्नी मौके पर हैं, तो निश्चित है बीच बचाव भी कोई करेगा तो कोई इसमें हाथ पैर भी चलाएगा। उसकी लड़की, जो बड़ी बेटी थी, जो एक स्कूल में पढ़ाती थी, वह अपने पिता को बचाने के लिए जैसे ही बीच में आई तो बताया जाता है कि प्रेम यादव उसके साथ अश्लीलता करने लगा, लड़की के साथ। जब लड़की के साथ अश्लीलता करने लगा तो उसमें भाई, जो उसका पीछे खड़ा था, गांधी जिसको कहा जा रहा है, उसने एक वार किया और प्रेम यादव वहीं पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं। हालांकि उसी तरफ एक दूसरी कहानी यह भी सामने आ रही है कि प्रेम यादव का शव सत्य प्रकाश दुबे के घर के बाहर एक गली में मिला हुआ है। ये 2 प्रकार की सूचनाएं निकल करके बाहर आ रही हैं। यानी कि घर के बाहर है तो यह भी निश्चित नहीं है कि यह हत्या किसने की। इसमें सत्य प्रकाश दुबे और उनका परिवार दोषी साबित नहीं हो रहा है इस घटना से, अगर वो घर के बाहर गली में मिल रही है। लेकिन चूंकि वह बता करके आया था अपने लोगों को कि मैं सत्य प्रकाश दुबे के घर जा रहा हूं बात करने के लिए, घर पर कब्जा लेने के लिए, इस प्रकार की घटना को तूल अब जाति का रंग देकर के दिया जा रहा है। निश्चित है एक परिवार पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इसकी भरपाई ना तो सरकार कर पाएगी और ना ही मतलब जो है, जो ये समाज के चंद नुमाइंदे, वो चाहे ब्राह्मण परिवार के हों, चाहे यादव जाति से जुड़े हुए लोग हों, कोई दोनों परिवारों की भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन निश्चित है कि अगर आप दबंगई अति से ज़्यादा करेंगे तो इसका प्रतिफल भी आपको देखने को मिलेगा। और यही है
कि एक व्यक्ति जो अपनी ज़मीन, अपने भाई की ज़मीन पर विवाद करता है, ज़मीन चली जाती है, अब उसका घर भी छीना जा रहा है, तो निश्चित है वह विरोध करेगा। और विरोध का मतलब यह नहीं है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाए। हम सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि इस बड़ी घटना, इस जघन्य घटना में जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और यदि वास्तव में प्रेम यादव द्वारा दबे कुचले लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए और उन पूर्व पीड़ित लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। और इस दुबे परिवार में जो बचे हुए बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा, जो कि 14 साल का बच्चा, जो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है, उसकी सुरक्षा, और एक बच्चा जो बचा हुआ जो कथा बांटने गया था, उस बच्चे की सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि अब ये बच्चे अभी आर्थिक रूप से अपना जीवन यापन गुजारा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और इन लोगों को आर्थिक रूप से भी मदद देनी चाहिए। और इस पूरे जघन्य हत्याकांड को जाति का रंग ना दिया जाए। लेकिन जो यादव समाज है, मैं उससे जानना चाहता हूं कि आपको देश में विभिन्न जगह पर गली मोहल्ले से लेकर के शीर्ष पदों पर बैठे हुए यादव के नेता लोग मिल जाएंगे। आप ब्राह्मण समाज को किस प्रकार से कोसना चाहते हैं? क्या वास्तव में आपने देखा है कि ब्राह्मण की नुमाइंदगी करने वाले कितने नेता लोग हैं? ब्राह्मण समाज की चर्चा करने वाले कितने लोग हैं? ब्राह्मण ना तो अपने घर से लेकर के और शीर्ष पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति पद तक अगर आप चले जाएं, तो ब्राह्मणों को आपको एक कोई नेता नहीं मिलेगा जो वास्तव में ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करता हो। वो दलगत हो सकता है, कोई सपा से ब्राह्मण हो सकता है, कोई भाजपा से ब्राह्मण हो सकता है, कोई कांग्रेस से हो सकता है। दलगत ब्राह्मण आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करने वाला एक भी नेता नहीं मिलेगा। और आप उस समाज के लिए इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि एक का जवाब पूरे परिवार को मार कर दिया जाएगा। ऐसे घृणित विचार करने वाले सभी लोगों से हमारा यही कहना है कि किसी को इतना मत सताइए कि विद्रोह में आपसी तलवारें चल जाएं। निश्चित है जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी, वो चाहे यादव परिवार से की गई हो और चाहे ब्राह्मण परिवार से की गई हो। लेकिन ब्राह्मणों को कोसना बंद कर दीजिए, गलत तरीका है ये। और वहीं ब्राह्मणों के लिए भी हमारा ये कहना है कि किसी अपराधी विशेष पर, किसी अपराध विशेष पर, किसी जाति को टारगेट करना बंद कर दीजिए। हम सब पूर्व में भी एक थे और हमारा निवेदन यह है कि हम आगे भी एक ही बने रहें और आपसी सौहार्द बना रहे। एक दूसरे की जाति को टारगेट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी शिक्षा भी प्रभावित होगी, हमारे परिवार भी प्रभावित होंगे, हमारा समाज भी प्रभावित होगा। और हम ब्राह्मण समाज से तो निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम अपना एक नेता तो बना लीजिए, चाहे जिले स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो। और पूरे प्रदेशों में, भारत के समस्त प्रदेशों में कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल करके बाहर तो आना चाहिए जो ब्राह्मणों की वास्तविकता में नुमाइंदगी करने वाला हो। अपना एक नेता बना लीजिए, तब आप किसी के दम पर उछलने का प्रयास करिए। ब्राह्मण नेता विहीन है, ब्राह्मण नेतृत्व विहीन है, ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नेता नहीं है, उनकी आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और सभी समाज के लोग अक्सर हमने देखा है कि ब्राह्मणों को ही उल्टा सीधा बोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपका हो सकता है, नजरिया हो सकता है, आपका सोचना हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज से फिर एक बार निवेदन कर रहे हैं कि अपना एक नेतृत्व जरूर तैयार करिए, जो कम से कम गरीब, असहाय, जिनकी कोई आवाज नहीं उठा सकता है, उसकी आवाज उठाने के लिए एक हमारा नेतृत्व होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।